सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सिर्फ एक दिन बचा लास्ट, तो अच्छी तरह पढ़िए, पूरा अच्छी तरह कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। ठीक है, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन लेके आया हूँ। 11 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, 20 से 30 मिनट में, बहुत ही कम टाइम में मैं पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका लास्ट डे है, आप खुद को पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा कोर्स बचा है तो आप ये 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, आप ये 2x पे भी देख लेना, ये वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x पे देख लेना और अपना सेल्फ स्टडी करते रहना। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो तो अभी आ रही है, उसके बाद शाम को जो है वो टॉप 25 क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। इसमें 25 क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा कि जो एग्जाम में आने लायक होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक होंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, हम इस वीडियो को बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्यूशन का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। द 4 qualitative properties of the dilute solutions help in calculating the molecular mass of the solute, which is often called observed molecular mass. It may be same as the theoretical molecular mass calculated from the molecular formula. ठीक है, if the solute behaves normally in solution, अगर नॉर्मली बिहेव करेगा तो हमारा थियोरेटिकल जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैलकुलेटेड से क्या होगा, इक्वल होगा। इन केस इट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो हमारा क्या होगा, एब्नॉर्मल मोलर मास होगा। द ऑब्जर्व्ड मोलर मास गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। द नेचर ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड in terms of Venter factor I, जो हमको पता है, which may be 1 if the solute behaves normally, less than 1 if the solute associates के लिए देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एसोसिएट के लिए जो होता है वो less than 1 होता है, डिसोसिएट के लिए greater than 1 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एसोसिएशन के लिए less than 1, डिसोसिएशन के लिए, तो जिससे आप आंसर वेरीफाई कर सको। जब आप लास्ट में आई की वैल्यू निकालोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर आपका करेक्ट आया है या इनकरेक्ट आया है। ठीक है, तो मोर देन 1 if the solution dissociates. The extent of association or dissociation is represented by the which is, तो देखो हमारे पास एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, i माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और इसको तो आपको याद रखना ही है, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए i माइनस 1 होता है न्यूमरेटर में, और एसोसिएशन के लिए 1 माइनस आई होता है। ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पे काम आता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन in all the four qualitative properties। तो क्या कॉमन होता है कि जो सारी qualitative properties होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, नॉट ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर पे डिपेंड करती है। तो सब qualitative प्रॉपर्टी में ये तो एक कॉमन थिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, What is expected value of Venter factor for K4 FeCN whole 6 when it completely dissociated in water? देखो completely लिखा हुआ है। जब भी complete dissociation होता है तो क्या होता है, जो I होता है वो number of ions के इक्वल होता है। जो I होता है वो number of ions के इक्वल होता है। I की वैल्यू किसके इक्वल होती है, number of ions के इक्वल। तो देख लो K4 FeCN whole 6 को कैसे तोड़ोगे आप, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहाँ पे 4K प्लस होंगे क्योंकि K4 है तो 4K प्लस होंगे। और ये जो है वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है वो ब्रेक नहीं होता है, वो टूटता नहीं है, तो वो ऐसे कैसे रहेगा। तो देखो 4 तो ये हो गए और एक ये हो गया, तो टोटल लाइन कितने हो गए, 4 + 1 5। कितने हो गए, 4 + 1 5। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं, बच्चे सिर्फ K प्लस को गिन लेते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नहीं गिनते हैं। तो 4 + 1 5 होगा, तो 5 आयंस होगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा I = 5। हमारा फर्स्ट आंसर होगा I = 5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटर फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर। K2SO4 के लिए बोल रहा है, तो सेम ऐसे करेंगे। K2SO4 कैसे तोड़ेंगे, K2 है तो 2K प्लस हो जाएगा और SO4 2 माइनस, तो 2K प्लस है और एक SO4 2 माइनस है, तो कितने हो गए, 2 + 1 3। तो यहां पे भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, 3 आयंस है, मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू इफ कंप्लीट डिसोसिएशन अकर। नेक्स्ट वो बोल रहा है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ AB यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट विल बी द वेंटर फैक्टर इफ 40% इफ द सॉल्यूट इज 40% डिसोसिएटेड। अगर सॉल्यूट जो है वो 40% डिसोसिएटेड है तो हमारा वेंटर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, 40% डिसोसिएशन लिखा हुआ है तो हम फॉर्मुला कौन सा लगाएंगे, डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन का है तो हम फॉर्मुला लगाएंगे अल्फा इक्वल्स टू I - 1 अपॉन n - 1। कौन सा फॉर्मुला लगाएंगे, I - 1 अपॉन n - 1। अब देखो n कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो AB दे रखा है, AB मतलब AB टूटेगा A प्लस और B माइनस में, तो कितने आयंस हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 आयंस हो गए। n = 2 हो गया, तो यहाँ पे n2 रखेंगे। I निकालना है हमको। अल्फा देखो, अल्फा क्या होता है, अल्फा बोल रहा है 40% डिसोसिएटेड, तो 40% डिसोसिएटेड मतलब 40 अपॉन 100, तो 0.4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। तो हम लिख देंगे अल्फा की वैल्यू 0.4। I हमको निकालना है, I हमको निकालना है 2 और n आ गया 2, तो 2 - 1। तो हम सॉल्व करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचेगा।
आई उधर 1 को उधर भेज देगा, 0.4 प्लस 1 हो जाएगा तो 1.4। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आई की वैल्यू आ गई हमारी आई की वैल्यू आ गई हमारी 1.4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। ये किसका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। ध्यान से देखना इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉमनली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये हमको पता है, दे इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, इट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन कैन बी यूज्ड टू व्हिच कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। द रिएक्शन इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। ये भी हमको पता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। Two different containers are used and a wire is used to drive the electrons from one side to another and a voltaic galvanic cell is created। तो क्या होता है, या तो वोल्टेक बोल सकते हो आप या गैल्वेनिक सेल बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है दैट यूजेस स्पॉन्टेनियस। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हमको पता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब एक सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो कनेक्ट्स टू द हाफ सेल्स। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर गिव्स द सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। ठीक है, तीनों बोलते हैं, सेल पोटेंशियल ईएमएफ भी बोलते हैं, जो हम निकालते हैं ई नॉट सेल। इफ ई सेल इज पॉजिटिव, हमको पता है ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, एंड इज रेफर टू एज इलेक्ट्रिकल सेल। तो जब भी ई नॉट सेल जो होगा वो नेगेटिव होगा, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी करवा रहे हैं। अब वो बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस रेफर्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन पास टू अ सेल विल डिस्चार्ज हाफ अ मोल ऑफ डाइवैलेंट मेटल आयन Cu2+। ठीक है, तो अगर हमने 1 मोल इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया तो वो सिर्फ हाफ मोल Cu2+ आयन को वो करेगा डिपॉजिट। तो हमको कितने देने पड़ेंगे, हमको 2 मोल देने पड़ेंगे। ठीक है, हमको 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 2 मोल हमको चार्ज देना पड़ेगा। क्यों 2 मोल, क्योंकि कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको 2 मोल चार्ज देना पड़ेगा, या 2 फेराडे चार्ज देना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 2 फेराडे चार्ज देना पड़ेगा। दिस वॉज फॉर्मुलेटेड बाय फेराडे इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू विच अ मटेरियल अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इटसेल्फ एंड दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, हाउ इजिली द फ्लो आयंस आर फ्लोइंग। ठीक है, हाउ इजिली द आयंस आर फ्लोइंग, यही होता है। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा, हमको पता है कापा से दिखाते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी हमको पता है कि किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अभी भी क्वेश्चन नहीं आया, अभी भी दे रखा है आपको। अ मोर कॉमन टर्म मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज कनेक्टेड इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैप्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद अ यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस। ये भी हमको पता है। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोड्स कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली, कैन नॉट बी ऑब्टेन ग्राफिकली, हमको पता है, क्योंकि वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है तो ऐसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब हमको दे रखा है डायग्राम, जिसपे हमको दे रखी है एक सिल्वर प्लेट और एक हमको दे रखी है जिंक प्लेट। ठीक है, अब हमको बोल रहा है क्वेश्चन रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2022 टर्म 2 में आया था। देखो इस सिल्वर प्लेट द एनोड और कैथोड व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट बेस इज रिमूव्ड। देखो पहला क्वेश्चन है कि सिल्वर प्लेट कैथोड होगी या एनोड होगी। तो देखो जो भी हमेशा राइट में होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। जो भी हमेशा राइट में होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो ये क्या है, कैथोड। तो सिल्वर प्लेट क्या हो गई, कैथोड हो गई। सिल्वर प्लेट विल एक्ट एज अ कैथोड। अब वो बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट बेस इज रिमूव। अगर हम सॉल्ट बेस रिमूव कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आयंस का फ्लो नहीं होगा। इफ सॉल्ट बेस इज रिमूव्ड देन नो करंट विल फ्लो एंड वोल्टेज विल ड्रॉप टू 0। ठीक है, तो दो चीजें होगी, एक तो आई 0 हो जाएगा, या आई 0 हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, और वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट बेस हटाने से क्या होगा, हमारा पूरा सेल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा सेल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है व्हेन डज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसमें, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, और वो एक्सटर्नल वोल्टेज जो है, वो एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, ई नॉट सेल से। जो सेल का वोल्टेज है उससे ज्यादा होना चाहिए, जो सेल का ईएमएफ उससे ज्यादा होना चाहिए, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम दे रहे हैं। तो ई एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन ई नॉट सेल। अगर ये इक्वल हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा तो वहां पे नो करंट फ्लो, करंट नहीं फ्लो होगा। और अगर ये ई एक्सटर्नल कम होगा, ये ई एक्सटर्नल कम होगा ई नॉट सेल से, मतलब ई नॉट सेल ज्यादा होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है 3 कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट ये वाली है, सेकेंड और थर्ड। अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ा दिया
तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल हैपन टू द कनेक्टिविटी ऑफ जिंक 2+ एंड Ag+ व्हेन E सेल इक्वल्स टू 0। देखो आ गया आपको ऑप्शन। तो E सेल इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, देखो E सेल इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है, करंट 0 होता है। तो देखो E सेल 0 मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जो जिंक 2+ और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो चेंज। तो आपके लिखोगे नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ एंड जिंक 2+ और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हमको दे रखा है E सेल इक्वल टू 0। जब भी E सेल 0 होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद सॉल्यूशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है, तो बहुत ईजी है, बहुत बता दिया आपको मैंने। क्या होता है आंसर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, क्या आंसर होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हम क्या देखिए, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, हम ये फॉर्म लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो लैम्डा m इक्वल्स टू कापा अपॉन c इंटू 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमको कापा निकालना है इस क्वेश्चन में, लैम्डा m दे रखा है हमको, मतलब हमको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 138.9। तो 138.9 रख देंगे हम, 138.9 रख देंगे, कापा की वैल्यू निकालनी है। और देखो मोलारिटी कितनी दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, हमको दे रखी 1.5, तो 1.5 रख देंगे, क्योंकि हमको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कापा इक्वल्स टू 0.208। और आपको यूनिट पता होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट सबको पता होनी चाहिए, यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स तो पहले कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काइनेटिक्स से है। क्या बोल रहा है, द रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन रिलेट्स द रिएक्शन रेट विद द कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये हमको पता है। फॉर जनरल रिएक्शन AA प्लस BB विद नो इंटरमीडिएट स्टेप्स इन द रिएक्शन मैकेनिज्म मीनिंग दैट इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होगा, सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ये हमको पता है। तो उसका रेट लॉ क्या होगा, R इक्वल्स टू KAB वेयर A एंड B एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B इन मोल्स पर लीटर। एक्सपोनेंट्स y x एंड y वेरी फॉर ईच रिएक्शन एंड आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हमको पता है जो x और y होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, और वो सिर्फ डिटरमाइंड होते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये भी हमको पता है। द वैल्यूज ऑफ K वेरीज विद कंडीशंस दैट अफेक्ट रिएक्शन रेट, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया एक्सेट्रा। द सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज नोन एज ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर। इनको क्या बोलते हैं, x प्लस y का ऑर्डर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रेट कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, R इक्वल्स टू K होता है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, ये भी हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, KA1 होता है। आर रिएक्शन सेकंड Our reaction is said to be second order when the overall order is 2। ये भी हमको पता है। उसमें क्या होगा, R equals to क्या होगा, KA2 होगा। Once we have determined the order of reaction, we can go back and plug in one of our initial values and solve for K। ये भी हमको पता है, CBSE 2022 में आया था ये क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन पे। देखो वो बोल रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन विच इज, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो इसका हाफ है तो x प्लस होता है, इसका हाफ है A का और इसका B का 3/2 है, तो क्या कर देंगे, हाफ प्लस 3/2 कर देंगे। हाफ प्लस 3/2 कितना होता है, 4/2, तो ये हो जाएगा 2, तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आरएनएस इक्वेशन से, K इक्वल्स टू AE माइनस E अपॉन RT। तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, सो रेट कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 77.78 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। देखो 50% कंप्लीशन, अब आपको 50% से आ जाना चाहिए याद कि 50% मतलब टी हाफ। क्या निकालना है हमको, टी हाफ दे रखा है हमको। ठीक है, टी हाफ दे रखा है 77.78। 50% कंप्लीशन मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब हमारा टी हाफ दे रखा है।
कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 30% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। देखो टी हाफ दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, टी हाफ से पहले के निकालेंगे। के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 77.78। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा 0.009 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट लिखनी है। उसके बाद वो बोल रहा है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है 30% कंप्लीट हो गई। देखो 30% कंप्लीट मतलब कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन। 30% कंप्लीट मतलब 70% रिमेन है, 70% क्या है, बची है। तो हमारा 80 क्या हो जाएगा, हमारा 80 हो जाएगा 70 कर सकते हैं हम, इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। 80 को लिख देते हैं, 70 लिख देते हैं परसेंटेज, और ए नॉट हम 100 मान लेते हैं। ए नॉट क्या मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, के इक्वल्स टू 2.303, हमको टी निकालना तो टी लिख देते हैं, टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट। देखो ए नॉट क्या है 100 है, हम पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, बहुत ही इजी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 2.303 के की वैल्यू में निकाल लिया। ठीक है, 0.09 सेकंड, तो यहां पर रख देता हूं 0.09 लॉग ऑफ, देखो ए नॉट हमारा 100 है क्योंकि इनिशियली कुछ नहीं दे रखा तो 100 और 70 बचा हुआ है। ठीक है, 80 क्या होता है, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो 100 अपॉन 70। तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे इसको। हमको log 10 दे रखा है 1 और log 7 दे रखा है 0.845। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा टी आ जाएगा कितना, टी 30% लिख सकते हैं हम। ठीक है, टी 30% मतलब 30% कंप्लीट हो गई है। टी 30% लिख देंगे हम, 30% मतलब 39.66 मिनट्स। ठीक है, 39.66 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो पहले आपको क्या करना था, यहाँ पे के निकालना था, के निकालना था, उसके बाद आपको सिंपल टी 30% निकालना था वैल्यूज पुट अप करके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1 × 10⁻³ पर सेकंड। देखो हमको क्या दे रखा है, के दे रखा है 1 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। मतलब हमको देखो 5 ग्राम से क्या दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है। ठीक है, मतलब ये हमारा ए नॉट हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 80 हो गई। ये 5 से 3 मतलब लास्ट में 3 बचा है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला लगा देंगे 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। सिंपल वैल्यूज रख देंगे 2.303, के की वैल्यू रखी 1 × 10⁻³। देखो लॉग कितना रखा है, लॉग ए नॉट है हमारा 5 और टी है हमारा 3। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 10⁻³ है ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 2.3 × 3 × 10⁻³ log 5/3 को लिख दूंगा log 5 - log 3। हमको वैल्यूज दे रखी है तो वैल्यूज पुटअप कर देंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यूज 2.303 × 10⁻³ log 5 की दे रखी 0.69 माइनस log 3 की दे रखी 0.477। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टी आ जाएगा 2303 × 0.22, 2303 × 0.22। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका आंसर 506.66, 506.66 सेकंड आ जाएगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से रेट ऑफ रिएक्शन का ही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। It can be expressed as instantaneous rate at a particular instant of time and average rate over a large interval of time. Mathematical representation of rate of reaction is given by rate law. Rate constant and order of reaction can be determined from rate law or its indicated rate equation. Read the passage carefully and answer the following questions. तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखो वो बोल रहा है what is the average rate of reaction। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सिंपल पैराग्राफ में भी दे रखा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, जो टाइम इंटरवल है उसको डिवाइड कर देंगे तो रेशियो ऑफ चेंज क्या लिखोगे आप, रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट is to time interval or time taken to complete the reaction। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लेंगे, R = del x अपॉन del t। अब वो बोल रहा है राइट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से 2 फैक्टर्स है, देखो 2 फैक्टर है आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और एक टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी।
व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जीरो ऑर्डर पे क्या होता है, देखो व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, क्यों, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, के ए नॉट होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, के ए नॉट होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, तो हमको पता है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उस पर नो इफेक्ट होगा, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता, तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी चेंज कर लो, जो रेट होगी वो सेम ही रहेगी पूरे टाइम पे या पूरे कंडीशंस पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर रिएक्शन P + 2 क्यूब प्रोडक्ट्स, रेट दे रखी है हमको इतनी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या करना है, सिंपल, हमको ऑर्डर के लिए हमको x + 5 करना पड़ेगा, तो हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर, हमको पता है, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3/2। वो बोला डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल, तो क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर बायोमोलिकुलर, होती बायोमोलिकुलर है बट ऑर्डर इज वन, बट उनका मॉलिक्यूलर जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है वो वन होता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज वन स्पीशीज और वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, आप कह सकते हो बिकॉज वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है, तो ये आपको लिखना था। अब आप एग्जाम्पल भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं, तो एक तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, मैं लिख देता हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज पे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज अ लार्ज मिडिल सेक्शन फ्लैंक बिटवीन एस एंड पी, हमको पता है द नेम ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन है मतलब दोनों के बीच में है ना। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनिट्रिमेंट एनर्जी लेवल्स इन द एटम्स रिसीव इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू द 3 rows of the transition metals, that is 3D, 4D and 5D। जो फोर्थ रो है 6D की वो स्टिल इनकम्प्लीट है, जो फोर्थ रो हमारी वो स्टिल इनकम्प्लीट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ 3D सीरीज स्कैंडियम जिंक, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल क्या है, स्कैंडियम टू जिंक है, सेकंड जो है यट्रियम टू कैडमियम है, थर्ड जो है लेंथेनम से HG है एक्सक्लूडिंग Cu to Lu। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ 6D सीरीज एक्टिनम टू हमारी कॉप्रिनियनशियम इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग TH to Lr, ठीक है। अब वो बोल रहा है सिल्वर मेटल हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ग्राउंड स्टेट में उसका जो डी ऑर्बिटल है वो फिल्ड है, बट ऑक्सीडाइज स्टेट भी तो होती है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज सिल्वर इन ऑक्सीडाइज स्टेट, सिल्वर इन ऑक्सीडाइज स्टेट हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, हमको दोनों स्टेट्स देखनी होती है, हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, आपको लिखना है सिल्वर बिकॉज सिल्वर इन ऑक्सीडाइज स्टेट्स हैज इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल, और आपको ये एग्जांपल देना है कि Ag2+ क्या होता है, Ag2+ क्या होता है 4d9 5s0 होता है, ड्यू टू विच इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। Ag+ का एग्जांपल मत दे देना, Ag+ जो होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, Ag+ का एग्जांपल मत दे देना, Ag+ कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये नहीं होगा एग्जांपल, ये वाला सही होगा एग्जांपल Ag2+ वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट, क्यों, क्योंकि वहां पे कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, उसकी वजह से पहले से स्टेबल है, और दूसरा रीजन क्या होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वहां पे क्या होगी, जो मेटल की बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज्यादा वीक होगी, ठीक है, उसकी वजह से वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, मैंने आपको बहुत बार करा रखा है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। आप दो रीजन लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी, या तो कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्टेबल, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू व्हिच इट हैज वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, उसकी वजह से जो डेल होगा वो कम होगा, ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी वो लोएस्ट होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इट्स इन ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली, मतलब ये बोल रहा है कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, ये क्यों दिखाते हैं, बिकॉज जो ऑक्साइड और फ्लोराइड है उनका स्मॉल साइज है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है दोनों की क्या है, स्मॉल साइज है हमारे पास और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे कैन ऑक्सीडाइज मेटल टू देयर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, आपको दो रीजन लिखने दे, एक तो स्मॉल साइज और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार करवा रखा है, द E0M2+ वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, कॉपर होती है पॉजिटिव, ये पता है। अभी इसका रीजन क्या है, तो दो रीजन है इसके, एक तो लो डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है किससे, जो लो डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई
हाई सम ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी, दिस इज फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी एंड दिस इज सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो सम होता है ना फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी का, वो ज्यादा होता है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। आपको दो रीजन लिखने थे, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस शो डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डी ट्रांजिशन। द कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स लाइट्स ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2 to E लेवल। ये हमको पता है, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाएगा। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द ट्रांजिशन मेटल लाइट। जो कलर किसकी वजह से होता है, कलर वो होता है जिसकी वजह, जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है ना उसकी वजह से कलर इंपार्ट होता है कंपाउंड पे, और जो कंपाउंड पे कलर इंपार्ट होगा ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जिसके कलर एब्जॉर्ब के, मतलब जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है इंपार्ट होगा कंपाउंड का। द वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ Cr आयन आर गिवन बिलो। देखो हमको दे रखी है Cr A63 माइनस की, B की, C की, D की, और हमको क्वेश्चन पूछे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आउट ऑफ लिगेंड A B C D व्हिच लिगेंड कॉजेज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो आप कैसे पता लगेगा कौन सा वाला सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। देखो एनर्जी देख लो, जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी वो सबसे ज्यादा डेल नॉट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसका जो स्प्लिटिंग होगी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन सी है हमारी 314, तो हमारा डी जो है वो आंसर होगा इसका, हमारा ऑप्शन होगा डी। डी क्यों, बिकॉज इट हैज हाई एनर्जी, इट एब्जॉर्ब द हाई एनर्जी लाइट। ठीक है, इट एब्जॉर्ब द हाई एनर्जी लाइट, तो इसका रीजन क्या होगा, इट एब्जॉर्ब्स द हाई एनर्जी लाइट। हाई एनर्जी लाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द टू ए और डी विल बी अ वीक फील्ड लिगेंड। देखो ए और डी में बताना है, तो डी तो मैंने आपको बोल दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा, जितने ज्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारा बच्चा कौन सा, ए। तो ए जो है वो वीक है, ए क्या है, बहुत वीक है, क्योंकि जो एनर्जी है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत कम है। लीस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी लिख सकते हैं, लीस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ए और डी में से ए होगा, डी नहीं होगा, डी की तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी वायलेट इन कलर CrA और CrB एंड वाई गिवन इफ 560 to 570 नैनोमीटर ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व्ड इज वॉयलेट। देखो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमको देखो वेवलेंथ दे रखी है, हमको वेवलेंथ दे रखी है, बट हमको टेबल में क्या दे रखा है, हमको टेबल में वेव नंबर दे रखा है। तो पहले हमको वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब तो हमको पता लगेगा कि वॉयलेट कलर किससे एसोसिएटेड है, कौन से कॉम्प्लेक्स से वॉयलेट कलर एसोसिएटेड है। तो देखो वेवलेंथ को पहले क्या करना पड़ेगा, हमको वेव नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा 11th में, वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। तो ये जाएगा 1/560 नैनोमीटर, 1/560 आएगा, आप सॉल्व करोगे तो 17830। देखो 17830 किसका है, इसका मतलब CrB63+ जो है वो कौन सा, वो वॉयलेट कलर शो करेगा, वो हमारा वॉयलेट कलर शो करेगा। ठीक है, जो हमारी वेव नंबर निकला वो किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, CrB63+ से। ठीक है, तो हमारा CrB63+ का वॉयलेट कलर होगा। ठीक है, CrB63+ का वॉयलेट कलर होगा बिकॉज द वेव नंबर एसोसिएटेड विद दिस इज इक्वल टू द लैम्डा 560 नैनोमीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको ऐसे करना था, तो आपको सिंपल लैम्डा को पहले वेव नंबर पे कन्वर्ट करना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू Cr3+ आयन इन द कॉम्प्लेक्सेस गिवन इन द टेबल। देखो टेबल मैंने अटैच कर दिया यहां पर। अब वो बोल रहा है कि जो आयंस है वो क्या है, ABCD हमको दे रखे हैं, वाटर, साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन, अमोनिया, ये हमको दे रखे हैं। हमको नहीं पता कि कौन सा वाला A है, कौन सा वाला B है, कौन सा वाला C है, कौन सा वाला D है। आइडेंटिफाई द लिगेंड, राइट द फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको बोल रहा है लिगेंड को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला A है। देखो सबसे ज्यादा जो डेल नॉट है, जिसकी डेल नॉट की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग कौन इन में से, स्ट्रॉन्ग है हमारा Cn-, तो Cn- होगा हमारा D। आ रहा है समझ में। और सबसे ज्यादा वीक होगा वो 163 है। सबसे ज्यादा वीक कौन सा इनमें से, Cl-। तो Cl- हमारा वीक होगा, Cl- वीक होगा, मतलब क्योंकि उसकी सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब डेल नॉट के लिए सबसे कम, तो Cl- हमारा वीक हो गया, तो A हो गया हमारा Cl। अब बचे दोनों। तो देखो NH3 स्ट्रॉन्ग होता है H2O से, NH3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमको पता है H2O से, तो NH2 के लिए ज्यादा वैल्यू होगी, तो NH3 के लिए होगा हमारा C, तो NH3 हो जाएगा हमारा C और हमारा B हो जाएगा H2O। तो दैट्स हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है कि नेम लिख दो फॉलोइंग के, तो CrA3+, तो Cr हमारा कौन सा है, तो CrA63+, 3- क्या है, A क्या है यहाँ पर, A हमारा है सबसे कम किसका है, 163, 163 हमारा Cl का है, A हमारा Cl है, तो हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बन गया CrCl6, हमारा फॉर्मूला बन गया CrCl6 3-, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
हेक्साक्लोरिडो, क्योंकि 6 क्लोरीन है तो हेक्साक्लोरिडो क्रोमेट, और चार्ज कितना आ जाएगा इस पर, चार्ज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -6, तो x -6 इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू +3, x हो जाएगा हमारा +3, तो हमारा नाम आ जाएगा हेक्साक्लोरिडो क्रोमेट थर्ड आयन। ठीक है, आयन लिखना है क्योंकि वहां पे काउंटर आयन नहीं रखा, तो आपको आयन लिखना है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है, आयन लिखना है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि CrC2 3+ का भी निकाल दो, तो देखो CrC6 3+, ठीक है, वहां पे मिसप्रिंटिंग है, CrC6 3+ का बोल रहा है, तो देखो C क्या है हमारा, C हमारा है NH3, तो हमारा क्या हो जाएगा हेक्सामीन क्रोमियम। अब देखो क्रोमियम क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि यहां पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक है, तो यहां पे लिखेंगे हम क्रोमियम क्रोमेट मत लिख देना। क्रोमेट कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक होगा, तो क्रोमियम और इसकी भी क्या होगी, थर्ड ही होगी, और ये भी आयन होगा क्योंकि काउंटर आयन नहीं दे रखा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हमको पता है। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, ये भी हमको पता है, आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन से सेटिस्फाइड होती है। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये भी हमको पता है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाती है, एंड सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस हैविंग लोन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसीज डिसाइड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट याद रखना, जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो क्या डिसाइड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करती है, शेप डिसाइड करती है। ठीक है, ये दोनों डिसाइड करती है कौन, सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर एग्जाम में आपको आए कि सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी में डिफरेंस लिख दो, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो इस पैराग्राफ से पता लग गए होंगे आपको। अब चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। तो देखो वो बोल रहा है कि इफ PtCl2 2NH यहाँ पे 3 आएगा, डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। मतलब वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब हमारे पास कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। देखो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई भी हमारा फ्री Cl नहीं है, मतलब Cl हमारा बाहर नहीं होगा, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PtCl2 NH3 होल ट्वाइस, ऐसा फॉर्मूला होगा कुछ। क्यों, क्योंकि हमारा Cl बाहर नहीं है, इसलिए AgNO3 के साथ वो रिएक्शन नहीं कर रहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COEN, हमारे पास क्वेश्चन है COEN होल 3+। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। अब बच्चे लिख देंगे इसमें 3, तो 3 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बायडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, बायडेंटेट लिगेंड। तो बायडेंटेट लिगेंड में एक लिगेंड जो है वो 2 आइटम से अटैच होता है, 2 आइटम से अटैच होता है मेटल से। तो अगर एक लिगेंड दो आइटम से अटैच हो रहा है, तो 3 लिगेंड कितने होंगे, 6 आइटम से। ठीक है, 3 लिगेंड हमारे 6 आइटम से अटैच होंगे मेटल से। तो यहां पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 3 मत लिख देना, 3 गलत हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, बायडेंटेट में क्या होगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 आइटम्स अटैच हो रहे हैं मेटल से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट। देखो आपको नाम दे रखा है और आपको फॉर्मूला लिखवा रहा है। तो देखो पहले आप लिख दो सब जो दे रखा है। आयरन दे रखा है तो आयरन बाहर लिखेंगे, ये हेक्सासाइनिडो है तो हेक्सासाइनिडो लिख देंगे। फेरेट दे रखा है, फेरेट पे 2। देखो आयरन पे कितना रखा है, बाहर वाले आयरन पे +3, और फेरेट पे कितना रखा है, +2। अब ये जो है वो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कैसा है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, अब हम पहले इसको एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज निकालेंगे, कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज है यहां पर है हमारे पास +2 और ये -6। तो +2 -6 कितना हो गया, -4। +2 -6 कितना हो गया, -4। तो यह हो गया -4। अब क्या होगा, अब हमारा -4 इधर आ जाएगा और +3 इधर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Fe4 FeCN होल 6 3। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम। ठीक है, अब वो बोल रहा है राइट द IUPAC नेम। हमको IUPAC नेम लिखना है किसका, CONH3 होल 5 Cl का। तो देखो पहले अमीन है और क्लोरो है, तो पहले अमीन आएगा, तो हमारा आ जाएगा पेंटा अमीन। पेंटा के बाद अमीन लिखना है और अमीन में डबल M आएगा, पेंटा अमीन। अब देखो Cl क्या है हमारा, एनायनिक लिगेंड है, तो क्लोरिडो आएगा, क्लोराइड नहीं आएगा, क्लोरिडो आएगा। और एक ही क्लोरिड है, एक ही Cl है, तो हमारा क्लोरिडो आएगा सिर्फ। क्लोरिडो के बाद आएगा कोबाल्ट, क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा। अब कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो ये देखो बाहर की तरफ क्या होगा, मैं पूरा एकदम अलग से लिख देता हूं, CONH3 होल 5 Cl और Cl2। तो Cl2 की वजह से क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, +2 आ जाएगा, तो x प्लस NH3 का 0, Cl का -1 और ये हो जाएगा +2, तो x हो जाएगा +3। x कितना हो जाएगा, +3, तो कोबाल्ट का आ जाएगा +3। और बाहर क्लोराइड दे रखा है,
ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी में क्लोराइड रखा है यहाँ पे लिख देंगे सिंपल क्लोराइड। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है, आपको ऐसे लिखना था फॉर्मूला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN होल 4 2 माइनस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते रहना। NiCN होल 4 2 माइनस है। पहले तो Ni की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। Ni कितना आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा। कितना आना है 2 प्लस 3D8। 3D8 कैसे फिलिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो मैं वापस बना देता हूं, पेयरिंग के बाद क्या बनेगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा। हमको चाहिए 4 ऑर्बिटल, तो एक तो हमको मिल गया D से, एक हमको मिलेगा S से और 2 हमको मिलेंगे P से। तो हमारा क्या बनेगा D S और P2। तो हमारा क्या बनेगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और वो बोल रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो हमारा होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आ जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP2 और हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा डायामैग्नेटिक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेलो एल्केन से है। द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एल्काइल हाइड्राइड्स इज रिस्पांसिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड द रिएक्शन विद मेटल एटम्स टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। Alkyl lights are prepared by free radical halogenation of alkanes, addition halogen acids to alkenes। ये भी हमको पता है, alkenes में क्या करते हैं, halogen acids ऐड कर देते हैं, उससे बन सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ alcohols with halogens यूजिंग phosphorus halides, PCl5 डाल के Cl लग जाता है। थायोनिल क्लोराइड और halogen acids, ये भी हमको पता है। Aryl lights are prepared by electrophilic substitution of arenes, ये भी हमको पता है। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू SN1 और SN2। देखो SN1 और SN2 है, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक प्रॉपर्टीज। Chirality has profound role in understanding the SN1 and SN2 reaction। ये आपका CBSE 2023 में आया था। चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। What happens when bromobenzene is treated with magnesium in presence of diether? क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है और हमारे को डाल रखा है Mg in presence of diether। तो कुछ नहीं होगा, सिंपल हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा मैग्नीशियम बेंजीन पे। तो हमारा इसको नाम क्या लेंगे, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विद OH। देखो SN1 रिएक्शन कौन देता है, जहां पे जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, तो हमारा SN1 अच्छी तरह दे देगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर आप पहले Cl को निकाल दो, Cl निकलेगा ना पहले और फिर कार्बोकेटाइन बनेगा। अभी जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है किससे, कॉन्जुगेशन से। कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया है, तो हमारा फर्स्ट का होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट में हमारा ये वाला SN1 जल्दी देगा, ये तो देगा ही नहीं। ठीक है, ये तो 1 डिग्री हमारा, तो ये अच्छी तरह देगा नहीं। सेकंड में बोला है CH3, सेकंड में ये बोला है CH3 होल थ्राइस CCl और हमारे पास एक CH3Cl। तो कौन सा देगा, देखो 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। हमको पता है SN1 कौन देता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री तो देते ही नहीं है। तो हमारा 3 डिग्री कौन सा, ये वाला, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। आयोडोब्यूटेन की प्रिपरेशन लिखनी है किससे, 1 क्लोरोब्यूटेन से। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन कैसे बनाएंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन हमारा ये है। अब जब भी आपको आई लगाना होता है तो कौन सी रिएक्शन करते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, याद रखना क्योंकि नाम भी पूछा जाता है। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, Na इन प्रेजेंस ऑफ डाइएसिटोन। डाइएसिटोन हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, डाइएसिटोन मतलब वाटर नहीं होता, उसमें वाटर की मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता। सिंपल क्या होगा, I माइनस जो है वो अटैक कर देगा और Cl निकाल देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। बट नेक्स्ट हमारा है ब्यूटफनीन से। देखो ब्यूटफनीन में डायरेक्ट I2 मत डाल देना या IBr मत डाल, HI मत डाल देना, गलत हो जाएगा, वो रिएक्शन नहीं होती है। पहले हमको HBr करवाना पड़ेगा। अब हमको Br लगाना कहां पर है, हमको Br लगाना है इस पोजीशन पे, क्योंकि हमको I भी इस पोजीशन पे चाहिए। Br इस पोजीशन पे लगाना है, मतलब कौन सा हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा हो गया हमारा, एंटी मार्कोनिकॉफ हमको फॉलो करना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए हमको क्या डालना पड़ता है, H2O2 डालना पड़ता है। तो पहले H2 डाल लेंगे, फिर हमारा Br लग जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। Br के बाद हम क्या करेंगे, Na डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइएसीटोन और हमारा बन जाएगा CH3CH2I। ठीक है, CH3CH2I बन जाएगा हमारा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो ये 2 स्टेप्स में था और ऊपर वाली 1 स्टेप में थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट का बनाना है, सिर्फ माइनर प्रोडक्ट नहीं बनाना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो पहली रिएक्शन हमारी क्या है,
हमारे पास रखा है KOH और इथेनॉल। देखो KOH और इथेनॉल क्या है, इथेनॉलिक KOH ही है, और जब भी इथेनॉलिक KOH होता है तो क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, मतलब हमारा एल्कीन बनेगी, हमारी क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो आपको दिख रहा है ये CH3 CH3 CH2 होगा, और Br दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है, Br दे रखा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर, और H यहाँ पर भी है, ठीक है। तो प्लस KOH, तो कौन सा H निकलेगा, हमारा ये H निकलेगा, और ये हमारा बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना था, एलिमिनेशन करवाना था, क्योंकि हमारे को इथेनॉलिक KOH दे रखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है Cl, हमारा क्लोरोबेंजीन दे रखा है, CH3COCl दे रखा है, और एनहाइड्रस AlCl3 दे रखा है। तो हमारा क्या होगा, फिडिल का फसाइलेशन हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, मेजर बनाना है हमको, तो Cl, और हमारा पैरा बनेगा मेजर, ठीक है। हमारा कौन सा मेजर बनेगा, COCH3, पैरा बनेगा हमारा मेजर, COCH3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। पैरा मेजर बनेगा तो हमारा हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल, क्या बोलेंगे इसको, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्डिहाइड कीटोन से, द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, therefore they undergo nuclear addition reactions with a number of nucleophiles such as HCN, NHSO3, alcohols, ammonia derivatives, Grignard reagents. Aldehydes are easily oxidized by mild oxidizing agents as compared to ketones. The carbonyl group of carboxylic acid does not give reactions of aldehyde and ketones, ये हमको पता है। Carboxylic acids are considerably more acidic than alcohols and most of simple phenols, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमेशा रखना, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल और फिनॉल से। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्सिस अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ डायएथिल। ये आपको रिएक्शन ध्यान नहीं होगी तो ध्यान आनी चाहिए, एक्सिस अल्कोहल डाल रखा है, मतलब हमारी जब तक रिएक्शन चलेगी जब तक हमारा कार्बोनिल हमारा ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो आरओएच क्या करेगा, पहले अटैक करेगा, और हमारा तो देखिए मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया और ये की ले लिया अल्कोहल, तो अल्कोहल जो है अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, तो हमारा क्या बनेगा, एक बार COR बनेगा और OH बन जाएगा। इसको बोलते हैं हैवी एसिटल, क्योंकि एक पे लगाओ OH और एक पे लगाओ OR, एक पे लगाओ OH और एक पे लगाओ OR। फिर वापस डालेंगे ROH, क्योंकि हमने एक्सिस में ले रखा है, ठीक है। वापस ROH डालेंगे इन प्लेस ऑफ HCl, तो क्या हो जाएगा, ये OR अटैक कर देगा वापस, ठीक है, और OH2 निकल जाएगा, और हमारा दोनों क्या लग जाएंगे, दोनों हमारे OR लग जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं जैम डायल्कॉक्सी, क्या बोलते हैं इसको, जैम डायल्कॉक्सी, और क्या बोलते हैं एसिटल, क्या बोलेंगे, एसिटल। तो हमारा एसिटल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटल बनेगा। तो आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना कार्बोक्सिलेट आयन का, जब हमारा H निकल जाएगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है। बट अगर हम बात करें फिनॉक्साइड आयन, जो कि फिनॉल में जब H निकलेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे, वहां पे नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे आ रहा है। उसकी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो मोर एसिडिक होता है ड्यू टू द टू स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको ये लिखना था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो कहां पर आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3MgBr। देखो CH3MgBr क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल एडिशन में आपको दो चीजें याद रखनी है कि पहला तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो देखो पहले एल्डिहाइड देख लो, एल्डिहाइड कौन सा है, तो एल्डिहाइड हमारा ये वाला है, तो हमारा सबसे ज्यादा होगा CH3CH होगा। उसके बाद हमको दोनों कीटोन दे रखे हैं, तो ये कीटोन जो है वो लेस ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, यहाँ पे 3 CH3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बट यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो हमारा ये होगा पहले। उसके बाद हमारा प्रोपेनोन होगा या एसीटोन होगा। उसके बाद हमारा ये बहुत ज्यादा बल्कि है, जो बी है ना वो बहुत ज्यादा बल्कि है, सी मान लो, ये ए मान लो, तो बी बहुत ज्यादा बल्कि है, तो हमारा ये वाला जो होगा वो सबसे कम होगा रिएक्टिव टुवर्ड्स CH3MgBr, ठीक है। दैट्स हाउ आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको दो चीजें देखनी होती है कि एल्डिहाइड ज्यादा होनी, एल्डिहाइड की एक्टिविटी ज्यादा होती है, और सेकंड चीज आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमको डाल रखा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो ये कौन सा रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट कभी भी कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉलरेंस रिएजेंट कभी भी कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कीटोन है, ये एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड के साथ कर लेगा, एल्डिहाइड के साथ करने के बाद क्या बनता है, हमारा बनता है COO-, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये बन जाएगा CO- और ये सेम रहेगा। प्लस आपको बोला है मेन प्रोडक्ट निकालना है, तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे Ag सिल्वर होगा, ठीक है। आपको दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे गलती करते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट है हमारा मेजर प्रोडक्ट है ये, ठीक है। Ag जो सिल्वर मिरर दिखाता है ना, Ag जो है शाइनिंग सिल्वर मिरर दिखाता है, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। आपको दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं, ठीक है। मेरी बात मानो, दोनों प्रोडक्ट लिख के आना एग्जाम में, ठीक है,
क्योंकि कोई भी मेजर हो माइनर कंसिडर कर सकते हैं, तो दोनों लिख के आना, CO माइनस भी और Ag सिल्वर भी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, वापस से CHO दे रखा है और क्या दे रखा है हमको, सेमी कार्बोजाइड दे रखी है, ठीक है। NH2 हमको सेमी कार्बोजाइड दे रखी है, NH2 CO NH2, तो सिंपल क्या होगा, हमारा वाटर निकल जाएगा, ठीक है, हमारा वाटर निकल जाएगा और हमारा क्या लग जाएगा, CH डबल बॉन्ड N CO NH NH2, क्योंकि आप सेमी कार्बोजाइड से क्या बन जाएगा, सेमी कार्बोजोन बन जाएगा। और एक कौन किसकी रिएक्शन से हुआ है, बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन से, ठीक है, किसकी रिएक्शन से हुआ है, बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन से हुआ है, ठीक है, बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन से हुआ है, तो उसको बोलेंगे बेंजील्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, ठीक है, क्या बोलेंगे, बेंजील्डिहाइड सेमी कार्बोजोन बोलेंगे, ठीक है। दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, halides, amides, imides, etc. They exhibit hydrogen bonding which influence their physical properties. In alkyl amines, a combination of electron releasing, steric and hydrogen bonding factors influence the stability of substituted ammonium cations in protic polar solvents and thus affect the basic nature of the amines. ये हमको पता है कि यहाँ पे तीनों जो प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों फैक्टर्स के बाद हम बेसिकली बता सकते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। इन एरोमेटिक अमीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो डिक्रीज करेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नाइट्रोजन एटम ऑन टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट है। प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन एरोमेटिक रिंग एनहांसेस द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। Aryl diazonium salts provide advantageous methods for producing aryl halides, cyanides, phenols and arenes by reductive removal of the diazo group। ये हमने रिएक्शन देख रखी है। चलते क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू। देखो पीकेबी बोला है, बेसिसिटी नहीं बोला, पीकेबी बोला है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में हमको पता है अगर इथाइल ग्रुप होता है तो ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है, ये ऑर्डर होता है हमारा। हमको पता है पीकेबी जो होता है वो बेसिसिटी से इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, 2 डिग्री की, क्योंकि हमको इथाइल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इथाइल दे रखा है तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। बट हमको पीकेबी का ऑर्डर लिखना है, हमको किसका ऑर्डर लिखना है, पीकेबी का। तो पीकेबी क्या हो जाएगा, पीकेबी हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कौन सा इनमें से, 1 डिग्री हमारा C2H5NH2। फिर हमारा होगा 3 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा है, C2H5 होल थ्राइस N, और फिर हमारा हो जाएगा 2 डिग्री C2H5 होल ट्वाइस NH। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको देखना है पहले पीकेबी दे रखा है या बेसिसिटी का पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैंने बहुत बार करवा भी रखा है आपको। बोल रहा है एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। वो बेटर प्रोडक्ट देता है, क्यों, 2 अमीनो एसिड्स ग्रुप इज ऑर्थो पैरा एक्टिंग। अमीनो एसिड्स तो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा होते हैं, बट बेटा क्यों दे रहा है, क्योंकि जो एनिलीन है, क्योंकि H2SO4 है ना, वहां पे H2SO4 भी है और HNO3 भी है। जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें होती है ना, तो जब रिएक्ट करता है ना वो, तो एनिलीन जो है वो प्रोटोनेट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रोटोन है ना, तो एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू एनिलीनियम आयन। वो क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है। एनिलीनियम आयन क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है, विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। वहां पे क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन क्या बन जाता है, देखो हमारा NH2 था, NH2 ने एक H लिया तो हमारा बन गया NH3+, तो इसी को बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं, जो कि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहचानना कैसे है। An aromatic compound A of molecular formula C7H6O2 on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B। B जो है वो हीट कर रहा है Br2, देखो ये Br2 है, एंड एक्वस KOH। देखो आपको Br2 और एक्वस KOH देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। पता कैसे लगा, Br2 और KOH को देख के। गिव्स अ कंपाउंड C ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो C7H7N, C7H7N है। देखो पहले क्या था, O2 थे, 2 O2 थे, 2 O2 मतलब वहां पक्का से एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। वहां पक्का से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि 2 O2 है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर क्या होगा, पहले हमारा एक्वस अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं। अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, यही बनेगा। और फिर तो हमने क्या करा दिया है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा दी है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो हमारा ABC क्या होंगे, हमारे ABC हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये हमारा हो जाएगा बेंजामाइड, और फिर हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से क्या होता है, CO निकल जाता है और हमारा बन जाता है एनिलीन, ठीक है। तो एक कार्बन कम हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे C, इसका फॉर्मूला है C7H6O2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा C7H7N। तो आपको पता लगाना है इससे, Br2 KOH से आपको पता लग जाना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन काम आएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय गिविंग मेन प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट्स बताने, तो हमको पता है जो एनिलीन होता है ना, एनिलीन हमारा हाईली एक्टिवेटिंग है, एनिलीन हमारा हाईली एक्टिवेटिंग है, तो हाईली एक्टिवेटिंग वजह से वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा देगा बी आर, ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा देगा बी आर, तो हमारा हो जाएगा NH2, यहां पे भी बी आर लगेगा, यहां पे भी बी आर लगेगा, और हमारा यहां पे भी बी आर लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट सेक्शन में दे रखा है HbF4 NaNO2 और कॉपर, यहां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी करवा रखी है। अगर HbF4 दिया होता और हीट दी होती सिर्फ, तो क्या बनता फ्लोरोबेंजीन, बट यहाँ पे NaNO2 भी दे रखा है और कॉपर भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा नाइट्रोबेंजीन, क्या बनेगा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ HbF4 और हीट दे रखा होता तो हमारा यहाँ पे बनता फ्लोरोबेंजीन, क्या बन जाता फ्लोरोबेंजीन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसका, बायोमोलिक्यूल्स का। ये थोड़ा आपको लगेगा ट्रिकी क्वेश्चन, पर ट्रिकी नहीं है ये, ठीक है। इसका जो पैसेज दे रखा है ना, जो पैराग्राफ दे रखा है वो थोड़ा ट्रिकी है, बट जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ईजी है। तो देखो ये सब दे रखा है, ये सब बहुत ही थ्योरी दे रखी है, हम कहां से पढ़ते हैं, हम आगे भी देखो दे रखा है। आफ्टर डेवलपिंग अ न्यू पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड फॉर सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, शरगैफ रीच टू मेजर कंक्लूजन। उसे दो कंक्लूजन बताए कि द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज अमंग स्पीशीज। जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें डीएनए का जो कंपोजिशन होगा वो वेरी करेगा, हर स्पीशीज का अलग अलग होगा। ऑलमोस्ट ऑल डीएनए नो मैटर व्हाट ऑर्गेनिज्म और टिश्यू टाइप इट कम्स फ्रॉम मेंटेन्स सर्टेन प्रॉपर्टीज। देखो हर डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हर स्पीशीज में होगी, इवन एज इट कंपोजिशन वेरीज। इन पर्टिकुलर द अमाउंट ऑफ एडेनिन ए सिमिलर टू थायमिन। वो क्या बोल रहा है कि जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा, मतलब जितने बेसिस एडेनिन के प्रेजेंट होंगे उतने ही बेसिस टी के प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, ए और टी के बीच में होती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसके बीच में होती है, ए और टी के बीच में। नेक्स्ट वो बोल रहा है एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन अप्रोक्सीमेट टू द साइटोसिन, ठीक है। जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, मतलब क्यों, क्योंकि यहां पे जी के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, वो ये बोल रहा है। और वो ये भी बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एजी एंड द टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स आर टोटली नियरली इक्वल। वो ये बोल रहा है कि जो ए प्लस टी है वो किसके इक्वल होगा, सी प्लस जी के इक्वल होगा, वो ये भी बोल रहा है, ठीक है। तो तीन कंक्लूजन बताए। नाउ दिस कंक्लूजन इज नाउ नोन एज शैरगैफ्स रूल, ठीक है। ये तो तीनों कंक्लूजन को बोलते हैं शैरगैफ्स रूल। अब ये शैरगैफ्स रूल जो होता है वो नॉट ओबेड इन सम वायरसेस, दीज आइदर हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। अगर देखो क्या बोल रहा है लास्ट लाइन में, अगर ये तीनों रूल्स जो उसने बताए अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, या वो आरएनए होगा। अगर तीनों रूल्स फॉलो हो जाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड होगा, अगर तीनों रूल्स फॉलो हो जाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड होगा, अगर तीनों में से एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड या आरएनए। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। वो बोल रहा है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो बोल रहा है सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 100 एडेनिन एंड 150 साइटोसिन बेसिस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बेसिस से निकालेंगे, जितने बेसिस उतने न्यूक्लियोटाइड्स। अब बेसिस देखो हमको दो तो दे रखे हैं, एडेनिन और साइटोसिन, बट हमको थायमिन नहीं दे रखा और हमको ग्वानिन नहीं दे रखा। बट हमको पता है कि जो एडेनिन और थायमिन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे। और क्योंकि साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो जितने सी होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे, जितने सी होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। तो हमको ए दे रखा है 100, तो टी भी हो जाएगा 100। हमको सी दे रखा है 150, तो हमारा जी भी हो जाएगा 150। आ रहा है समझ में, हमारा जी भी हो जाएगा 150। तो टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150, ठीक है। 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, 150 प्लस 150 है 300, 300 400 500, तो 500 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे निकालना था 500। आ रहा है समझ में, तो हम शरगैफ्स रूल से निकाल रहे हैं 500 आंसर। तो हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो हमारा हो जाएगा आंसर 500। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए। आपने पैसेज इस तरह पढ़ा होगा तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पैसेज थोड़ा बड़ा है बट पैसेज बहुत इजी है, और जो उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे पैसेज में ही है, ठीक है। जो उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आंसर सारे पैसेज में ही दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड वॉज फाउंड एट 2 साइट्स। जो सैंपल है हेयर और ब्लड का 2 साइट्स पे मिला, और जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं क्लेम कर रहे हैं दैट सैंपल्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज, मतलब वो एक ही आदमी के या एक ही जानवर के किसी की भी स्पीशीज के दोनों एक ही के हैं, ठीक है। हेयर और ब्लड हमारे दोनों एक ही स्पीशीज के। हाउ डिड द साइंटिस्ट अराइव एट दिस कंक्लूजन, कैसे पता लगा उनको, बिकॉज साइंटिस्ट स्टडी द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या करा, न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन स्टडी करा और उनको क्या पता लगा कि सेम है, दोनों में न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन क्या है, सेम है। अगर न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन सेम होगा मतलब वो एक ही स्पीशीज के होंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन
सेम होगा तो वो क्या होंगे, एक ही स्पीशीज के होंगे, सेम स्पीशीज के होंगे। ठीक है, तो आपको लिखना था इसमें कि साइंटिस्ट स्टडी द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ द डीएनए विच इज सेम फॉर बोथ हेयर एंड ब्लड। ठीक है, विच इज सेम फॉर बोथ हेयर एंड ब्लड। दैट्स ओनली यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे वो शॉर्टगेस्ट रूल लगेंगे। द सैंपल ऑफ वायरस वॉज टेस्टेड एंड इट वॉज फाउंड टू मेंटेन 20% एडेनिन, 20% थायमिन एंड 20% ग्वानिन। ठीक है, 20% थायमिन है, 20% एडेनिन और 20% ग्वानिन है, एंड द रेस्ट साइटोसिन। इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए सिंगल हेलिक्स और आरएनए। देखो यहां पे एडेनिन दे रखा है 20%, थायमिन भी दे रखा है 20%, मतलब ए और टी तो सेम हो गए, ए और टी तो क्या हो गए, सेम हो गए, और जी दे रखा 20%, और सी कितना होगा 60%, तो ये होगा टोटल, तो सी होगा हमारा 40%। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे क्या हो रहा है, जी और सी जो है वो इक्वल नहीं है। जी और सी क्या हमारे इक्वल नहीं है। जी और सी इक्वल नहीं है मतलब यहां पे डीएनए नहीं होगा। कौन सा डीएनए नहीं होगा, यहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा। यहां पे क्या नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा तो कौन सा होगा, बच्चे कौन से, डीएनए सिंगल हेलिक्स और आरएनए। अब आरएनए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे यूरेसिल नहीं है। आरएनए की यूरेसिल में क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल नहीं है तो आरएनए भी नहीं होगा। बचा हमारा सेकंड ऑप्शन डीएनए सिंगल हेलिक्स। तो यहां पे क्या होगा, डीएनए सिंगल हेलिक्स होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, डीएनए सिंगल हेलिक्स होगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो आपको देखना था बेसिस कौन से प्रेजेंट है, क्योंकि यूरेसिल प्रेजेंट नहीं तो आरएनए को आप कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे जी और सी का सेम नहीं है, जी 20% और सी 40% है, तो डबल हेलिक्स भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, सिंगल हेलिक्स। तो यहाँ पे सिंगल हेलिक्स डीएनए होगा। ठीक है, सिंगल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। नाउ लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ कैन शार्गफ्स रूल बी यूज्ड टू इन्फर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स। कैसे हम शार्गफ्स रूल को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल डबल हेलिक्स है या सिंगल हेलिक्स है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो अकॉर्डिंग टू शार्गफ्स रूल ऑल डबल हेलिक्स डीएनए विल हैव सेम अमाउंट ऑफ ए एंड टी एंड सी एंड जी, मतलब उसमें वहां पे ए और टी का सेम अमाउंट होंगे और सी और जी के सेम अमाउंट होंगे। अगर ये केस नहीं होगा, इफ दिस केस इज नॉट फॉलोड देन इट इज सिंगल हेलिक्स। ठीक है, हमको सिर्फ देखना है कि ए और टी इक्वल होनी चाहिए और सी और जी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये हमारा रूल फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा, वहां पे सिंगल हेलिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि वो डबल हेलिक्स है और सिंगल हेलिक्स है। तो दैट्स ऑल अबाउट द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। मैंने सारे इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अलग आएंगे मे बी, बट जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह पढ़ाई करो। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है मोस्ट 25 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून, शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है। जर्नी में आपके साथ हूं, तो अच्छी तरह पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कॉमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। मैं जल्द मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।